नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग जी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे यूपीएसआई 2021 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हल को। आज का हमारा पार्ट 3 है और पार्ट 3 में आज हम बात करेंगे 13 दिसंबर 2017 को पूछे गए दूसरे और तीसरे शिफ्ट में महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था, इतिहास, संविधान, मूल विधि और विज्ञान से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं पार्ट 1, पार्ट 2 और उनकी फ्री पीडीएफ जो कि हर पार्ट के बाद उपलब्ध कराई जाती है आपको हमारे फेसबुक पेज, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे, उनको प्राप्त नहीं किया है तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इन नंबर्स पे जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनसे ज्वाइन करके आप सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दें जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। आज पार्ट 3 में हमारा पहला सवाल है, जब संविधान पहली बार अपनाया गया तो उसमें कितने अनुच्छेद थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए 395, बी 440, सी 285 या डी 448। तो जब संविधान पहली बार अपनाया गया, पहली बार कब अपनाया गया तो संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसमें कितने अनुच्छेद थे? कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थीं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए 395। कुल अनुच्छेद कितने थे? 395 और 8 अनुसूचियां इसमें शामिल थीं। 26 नवंबर 1949 को पहली बार ये अपनाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। दूसरा सवाल है हमारा, केंद्र में संघ कार्यपालिका में कौन होता है? केंद्र की जो संघ कार्यपालिका होती है उसमें कौन कौन शामिल है ये बताना है। ऑप्शन है आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति। तो इसमें से कौन कौन होते हैं ये आपको बताना है। केवल राष्ट्रपति, आ व बा दोनों मतलब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों, आ बा व दा मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति, या फिर चारों राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर या उपराष्ट्रपति। तो केंद्र में जो संघ कार्यपालिका होती है उसमें लोकसभा स्पीकर को छोड़ करके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति तीनों शामिल होते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा किस महासागर में स्थित है? गल्फ स्ट्रीम, जो इसको इंग्लिश में बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम। तो कई बार जो महासागरीय धाराएं जिसमें कौन सी किस प्रकृति की है, जैसे उष्ण या गर्म या ठंडी, ये सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। इनका डिटेल्ड वीडियो आपको हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ जो भी धाराएं हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम है, उत्तरी प्रशांत सागर की अलास्का सीमा, जितनी भी धाराएं हैं उन सबको डिटेल में समझेंगे। अब अभी जो सवाल कह रहा है उसको एक ब्रीफ आंसर देखते हैं कि गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा किस महासागर में स्थित है। तो ये ऑप्शंस में है अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर या प्रशांत महासागर। तो इसका जो सही आंसर है गल्फ स्ट्रीम का वो है हमारा ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर। तो मुख्य रूप से धारा क्या होती है, महासागरीय धाराएं क्या होती हैं कि एक निश्चित दिशा में जो महासागरीय जल है उसके प्रवाहित होने की गति को हम महासागरीय धारा कहते हैं। इसको और भी कैटेगरी में पढ़ते हैं जिसमें प्रवाह धारा, स्ट्रीम, बहुत विशाल धारा, इन सबको कैटेगराइज करके समझा जाता है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जो कि आपको कल प्रोवाइड करेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अच्छी तरह से सड़े गले पेड़ पौधे कौन सी खाद का प्रकार है या कौन सी खाद बनाते हैं? ऑप्शन है आपके जैविक खाद, कंपोस्ट खाद, डीएपी या हरी खाद। तो जो पेड़ पौधों को सड़ा गला करके और हाउस होल्ड्स में क्या करते हैं कि जो फलों और सब्जियों के छिलके हैं उनको गला करके कंपोस्ट खाद का निर्माण किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, आंत में मौजूद, यहाँ अंत लिखा हुआ है, टाइपिंग एरर है, इसका नेग्लेक्ट करेंगे। आंत में, मानव आंत में मौजूद सूक्ष्म जीव गट फ्लोरा के द्वारा कौन से विटामिन का उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन है आपके विटामिन ए, विटामिन की, विटामिन ई या विटामिन डी। तो इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन के। विटामिन के जिसका रासायनिक नाम हम
फ्लिकोनोनान के नाम से जानते हैं। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ई टेकोफेरॉल जिसको हम रासायनिक नाम से जानते हैं। और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल जिसका रासायनिक नाम होता है। तो यहाँ पर सारे रासायनिक नाम भी आपको स्पष्ट कर दिए गए हैं। विटामिन B1 थायमीन होता है। कई बार पूछा जाता है विटामिन B1 का, तो इसका जो सही आंसर है आंत में मौजूद सूक्ष्म जीव गट फ्लोरा कौन से विटामिन का उत्पादन करता है? विटामिन के, फ्लिकोनोन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, काराकोरम की दक्षिण सीमा किस नदी के तट पर बनी हुई है? काराकोरम जो श्रृंखला है उसकी जो दक्षिण सीमा है वो किस नदी के तट पर है? ऑप्शन है आपके गिलगित, सतलज, ब्रह्मपुत्र या गंगा। तो इसका जो सही आंसर है काराकोरम की जो घाटी है वो गिलगित, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, उसकी दक्षिण सीमा पर बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 के बाद जो 2021 में जनगणना होनी थी जो कि कोविड काल की वजह से नहीं हो पाई, तो अभी जो हमारे सवाल इस बार भी यूपीएसआई में पूछे जाएंगे वो 2011 की जनगणना पर भी आधारित रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय भारत की जनसंख्या के लगभग कितने प्रतिशत का गठन करते हैं? जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, ऑप्शन है 22.50, ऑप्शन बी 21%, 17.50% या ऑप्शन डी 19.50%। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी 19.50%। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 8, निम्न में से कौन सा एक समवर्ती सूची का हिस्सा है? समवर्ती सूची क्या होती है? जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन में जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया हुआ कानून है वो लागू होता है। तो इसमें से कौन सा समवर्ती सूची का हिस्सा है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाएंगे? ऑप्शन है रेलवे, कृषि आय पर कर, शेयर बाजार और वायदा बाजार या दिवालियापन एवं ऋण शोधन क्षमता। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, दिवालियापन एवं ऋण शोधन क्षमता, क्योंकि रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए रूल्स बनाता है, कृषि आय पर कर इसको इम्पोज करने का काम भी है स्टेट का, और शेयर बाजार ये सेंट्रल इसको रेगुलेट करता है, जबकि दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता इस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। सो ऑप्शंस में सही आंसर आपका डी है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय पुलिस सेवा IPS के नियंत्रण प्राधिकारी कौन होते हैं? IPS सेवा के जो नियंत्रण प्राधिकारी हैं वो कौन है? ऑप्शन है आपके गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारतीय लोक सेवा प्रमुख या ऑप्शन डी मानव संसाधन एवं विकास मंत्री। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए है, भारतीय पुलिस सेवा के नियंत्रक प्राधिकारी गृह मंत्रालय होता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा एक राज्य की उधार लेने की शक्ति के संबंध में सही है? वो ऑप्शन आपको बताना है जो राज्य के उधार लेने की क्षमता को व्यक्त करता है। पॉइंट 1, भारत के बाहर से उधार नहीं ले सकता है। कोई भी राज्य है वो अपने देश के बाहर से कुछ भी उधार नहीं ले सकता है। पॉइंट नंबर 2, विशिष्ट शर्तों पर, कुछ शर्तों के साथ राज्य के राजस्व की जमानत पे कोई भी राज्य अपने राजस्व की जमानत रख के भारत के भूभाग से ही उधार ले सकता है। मतलब भारत के बाहर नहीं, लेकिन भारत के अंदर किसी भी भूभाग से उधार लेने के लिए, किसी भी दूसरे राज्य से उधार लेने के लिए वो अपने राजस्व की जमानत को रखेगा। तो इन दोनों में कौन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल बी, ऑप्शन सी दोनों सही है, ऑप्शन डी दोनों गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, दोनों सही है। क्यों? क्योंकि भारत के बाहर कोई भी राज्य नहीं ले सकता है उधार, और जो ले सकता है तो उसके लिए राज्य के राजस्व की जमानत की आवश्यकता पड़ेगी। इसका सही स्पष्टीकरण भी ऑप्शन बी देता है। तो ऑप्शन इसका जो सी है कि ए और बी दोनों सही हैं वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? बहुत ही सरल सवाल है, कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल जरूर पूछे जा रहे हैं। एक सवाल कंप्यूटर से रिलेटेड आया है 2017 में, एक सवाल हमारा जो पूछा गया है जो स्पेसिफिक है वह यातायात नियमों के चिन्हों से। तो यातायात नियमों के चिन्हों पर भी हम एक पूरा डिटेल वीडियो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करने वाले हैं। इसका फिलहाल ऑप्शन देखते हैं, मैग्नेटिक टेप, मॉडेम, फ्लैश ड्राइव या हार्ड ड्राइव। तो इसका जो सही आंसर जो स्टोरेज डिवाइस नहीं है वो है मॉडेम। मॉडेम एक स्टोरेज डिवाइस छोड़ करके बाकी सारे स्टोरेज डिवाइस हैं।
मैग्नेटिक टेप भी स्टोरेज डिवाइस है, फ्लैश ड्राइवर और हार्ड ड्राइव भी, इसमें हम अपने डेटा स्टोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें भारतीय जीव, पशु और उनके क्षेत्र वर्णित है, तो इसमें से क्या सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। भारतीय गैंडा असम से संबंधित है, बाघ बंगाल से संबंधित है, हाथी कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला के वर्षा वनों से संबंधित है, और शेर हिमालय से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है वो सुमेलित नहीं है, वो है शेर जो हिमालय से संबंधित है, क्योंकि भारतीय गेंडा असम, बाघ बंगाल और हाथी कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल के वर्षा वनों से संबंध रखते हैं। हिमालय से शेर का कोई संबंध नहीं है। कई बार हिमालय में जो स्नो लेपर्ड है वो देखे जाते हैं, जो कि एक रेड टैग स्पीसीज है, वर्तमान में एक विलुप्त होने वाली प्रजाति है जिसको रेड टैग दिया हुआ है। तो स्नो लेपर्ड वो एक अलग चीज़ है जो कि शेर से सुमेल नहीं खाता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13, काली स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों के रंजकों को अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? विज्ञान का सवाल है, ऑप्शंस हैं अनुमापन पद्धति, अपकेंद्रिता पद्धति, जो क्लोरीनीकरण होता है उससे, या वर्ण लेखन से। तो काली स्याही में जो मौजूद रंग के रंजक होते हैं उनको अलग करने के लिए वर्ण लेखन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, किस सूत्र ने भारत में राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए 1969 में विकसित किया गया, किस सूत्र को, जिसका विकास चौथी और पांचवी योजना के अंतर्गत हुआ था? ऑप्शन है आपके सरकारिया सूत्र, गाडगिल सूत्र, सच्चर समिति या राजा मंजर सूत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, गाडगिल सूत्र। गाडगिल फार्मूला जो तीसरी पंचवर्षीय योजना, मतलब 1961 से 66 तक और फिर 66 से 69 तक केंद्र के पास राज्यों को अनुदान देने की एक निश्चित फार्मूला को पेश करने के लिए बनाया गया था। तो ये जो फार्मूला है वो चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं के तहत ही आगे सफल हुआ। तो इसके जो मुख्य रूप से अध्यक्ष कह सकते हैं वो गाडगिल थे, D.R. गाडगिल, ठीक है। और 3 राज्यों को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा भी इसी समिति के अंतर्गत मिला था, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर शामिल है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मतदाता सूची के बारे में सही है? ऑप्शंस है मुद्रित मतदाता सूची और इस सूची की सीडी आम जनता को बिक्री के लिए उपलब्ध है। मतदाता सूची के हर संशोधन के बाद राष्ट्रीय और राज्य दलों को यह मुफ्त प्रदान की जाएगी। मतलब जो भी मतदाता सूची रहती है जिस भी क्षेत्र की, उसकी सूची और सीडी आम जनता खरीद सकती है, बिक्री के लिए उपलब्ध है। और जितनी भी बार संशोधन होता है मतदाता सूची में, उसके बाद जो भी वहाँ के राष्ट्रीय दल या राज्य दल हैं उनको ये अपडेटेड मतदाता सूची मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें क्या सही है क्या गलत है ये आपको बताना है। ए और बी दोनों सही हैं, दोनों में से कोई सही नहीं है, केवल ए सही है या केवल बी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए और बी दोनों सही है। सीडी और सूची आम जनता खरीद सकती है और राष्ट्रीय और राज्य दलों को जितनी बार भी संशोधन होता है वो मतदाता सूची मुफ्त में प्रदान की जाती है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, इस यातायात चिन्ह का मतलब बताना है। बहुत ही सरल है, कई बार आप देखेंगे सिग्नल्स पे। तो इसका मतलब होता है, ऑप्शंस में था गोल चक्कर, यू टर्न, रास्ता प्रतिबंधित या बाएं से जाएं। तो चूंकि आप गौर से देखेंगे तो एक सर्कल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका सही अर्थ है गोल चक्कर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। यह यातायात गोल चक्कर को प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा राज्य सूची का हिस्सा है? हमने अभी समझा केंद्र सूची क्या होती है, राज्य सूची क्या होती है और संवर्ती सूची क्या होती है। तो निम्न में से कौन सा राज्य सूची का हिस्सा है जिसपे कानून राज्य बना सकता है? ऑप्शन है आपके भूमि एवं भवन कर, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, रोजगार एवं बेरोजगारी, श्रमिक संघ, औद्योगिक एवं श्रमिक विवाद। भूमि एवं भवन कर, जनसंख्या नियंत्रण, रोजगार बेरोजगारी, और इन सब में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, भूमि और भवन कर। इस पे जो भी टैक्सेशन रहता है वो राज्य सरकार इम्प्लीमेंट करती है। तो ये एक राज्य सूची का हिस्सा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर
18, गंगा नदी में प्रदूषण को दूर करने के लिए कौन सी याचिका दायर की गई थी? बहुत ही पुराना सवाल है, अक्सर ये नहीं पूछा जाता है। ऑप्शन है इसके एस.सी. साहनी बनाम भारत संघ, एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, बंधुआ मुक्ति आंदोलन बनाम भारत संघ। तो किसने गंगा नदी में प्रदूषण को दूर करने के लिए याचिका दायर की थी? इंपॉर्टेंट बहुत सवाल है ये, जिसका सही आंसर है एम.सी. मेहता। इन्होंने याचिका दायर की थी, तो ये एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन आप जरूर नोट करें। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1956 में किस मापदंड के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? जो राज्य बने बाद में स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ वो किस आधार पे हुआ? बहुत सारे आयोग बने, धारा आयोग बना, तो इन सब का कारण क्या था? ऑप्शन है बाह्य एवं आंतरिक मामलों के मापदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। ऑप्शन बी प्रशासन एवं सुविधा के आधार पर। ऑप्शन सी भाषागत सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर, या फिर भौगोलिक समानता और संसाधन के आवंटन के आधार पर। तो जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ वो हुआ हमारा भाषा के आधार पर। पहला राज्य पुनर्गठित हुआ था वो आंध्रा था। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, भाषागत संस्कृति एवं एकरूपता के आधार पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। किस देश ने 1914 में जापानी जहाज कोमागाटा मारू को प्रवेश से मना कर दिया था? तो इसके ऑप्शन है कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इस जहाज की कहानी बहुत ही रोचक है कि इसको बाबा गुरदत्त सिंह ने खरीदा था हांगकांग में, और पंजाब से 351 लोगों को लेकर के ये जो है वैंकूवर मतलब कनाडा जा रहे थे, वहाँ के लिए रवाना हुए। लेकिन वहाँ पहुँचने पर इनको वहाँ नहीं उतरने दिया गया और इनको आना पड़ा इंडिया। यहाँ पर ये वापस कलकत्ता है, और कलकत्ता आने के बाद यहाँ पर जो ब्रिटिश शासन था उस समय, उन्होंने कहा कि आपने नियमों की अवहेलना की है, और उसमें बवाल हुआ और करीब 23 से 24 लोगों की मृत्यु हुई। तो इसमें कुल 351 लोगों को बिठा करके ये 1914 में वैंकूवर के लिए रवाना हुए थे। तो इसका सही आंसर है कनाडा, जिन्होंने इसको अंदर प्रवेश करने से मना कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 है, वायसराय की कार्यप्रणाली में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? बहुत ही सरल सवाल है, इंपॉर्टेंट बहुत है, कई बार कंफ्यूज करता है लोगों को। ऑप्शन है एम.के. गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर है कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे वायसराय की जो कार्यकारिणी में नियुक्त हुए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एस.पी. सिन्हा। कई बार शॉर्ट फॉर्म में भी पूछा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में कौन सा तत्व सही है? भारत के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा तत्व सही है बताना है। एक है पॉइंट सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्यों के लिए निर्देश है। पॉइंट नंबर 2, ये न्याय में परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में इनका प्रवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो इसमें क्या सही है? केवल ए, केवल बी, ए व बी दोनों गलत हैं, या ए व बी दोनों सही है? तो भारतीय के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो क्या होता है, राज्यों के लिए कर्तव्यों को बताया गया है, जिसमें क्या है कि राज्यों का अपने नागरिकों के प्रति, अपने संसाधनों के प्रति क्या क्या कर्तव्य हैं उनका वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक भारत के नीति निर्देशक तत्व वर्णित है। इसमें जो इसका सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए है, केवल ए सही है इसमें, क्योंकि ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, इनके खिलाफ न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार नहीं है? वर्णांधता, अरंजकता, मिक्सोडेमा या अतिरिक्त स्राव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, अरंजकता जो है वो एक आनुवांशिक विकार की श्रेणी में नहीं आता है। बाकी जो बचे तीनों ऑप्शन है वो आनुवांशिक विकार की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा प्रदान किया था? ऑप्शन है भारतीय संविधान सभा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, निर्देशक सिद्धांत या भारत सरकार अधिनियम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसमें जो भी वायसराय का पद था समाप्त करके उसके स्थान पर दोनों जो भी डोमिनियन थे गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया और उसको संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया। तो ऑप्शन भी यहाँ का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, आखिरी सवाल है आज का। जलोढ़क तक्षण जो है का अर्थ किस प्रकार की भूमि है? जो भी जलोढ़क या जलोढ़ तलछट बनते हैं वो किस प्रकार की भूमि होते हैं? ऑप्शन है नदी द्वारा निर्मित कटाव भूमि, नदी द्वारा निर्मित तलछट, पवन द्वारा निर्मित तलछट या पवन द्वारा निर्मित कटाव भूमि। तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो क्या होती है कि नदियाँ अपने साथ आसपास के क्षेत्र को काटते हुए कटान करके आगे लेकर के बढ़ती हैं और जहाँ भी विस्तृत करती हैं वो बहुत ही उपजाऊ नई ज़मीन बनती है। जलोढ़ मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ रहती है, गंगा नदी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए, नदी द्वारा निर्मित कटाव भूमि। तो दोस्तों ये आज हमारा पार्ट 3 था। पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 3 तक, मतलब आज तक के वीडियो के PDF फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए प्लस सभी सब्जेक्ट्स के PDF आप फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें। साथ ही साथ हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पे। और अगर आपकी वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। अगला हमारा जो वीडियो होगा पार्ट 4 वो बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें हम 14 दिसंबर 2017 को पूछे गए सवालों की चर्चा करेंगे। तीनों शिफ्ट के सवाल होंगे उसमें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड टाइम।